हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम हमारा यूनिट 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। तो हम हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 11th प्रिंसिपल पे थे। हमने यहाँ तक हमारी लास्ट वीडियो में ऑर्डर तक कवरेज कर ली थी। तो आज हमने हमारा जो 11th प्रिंसिपल है दैट इज़ इक्विटी, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। So this principle says that the manager should treat their subordinates are fairly as possible so that they develop the feeling of dedication। मतलब हमारे पास अगर x एंड y दो एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें एक के लिए हमेशा फेवर नहीं करना या एक के हमेशा अगेंस्ट नहीं होना। हमने हमेशा हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को सेम ही ट्रीट करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जो कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंशनड है कि एक जो लेबरर है वो 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स बनाता है और ऑन अनदर हैंड दूसरा जो हमारा लेबरर है वो 8 यूनिट्स ऑफ गुड बनाता है। तो इट्स नॉट फेयर कि अगर हम उन्हें इक्वल रेम्यूनरेशन दें। तो जो हमारा फर्स्ट लेबरर है जिसने 10 यूनिट्स बनाए वो तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ज़्यादा डिज़र्व करता है, और जो 8 यूनिट्स बनाता है वो कम सैलरी डिज़र्व करता है। तो हमें हमेशा इक्विटी बना के रखनी चाहिए कि हम किसी को ज़्यादा कभी प्रेफरेंस ना दें, सबको हम इक्वल ट्रीट करें। इक्विटी मतलब होता है इक्वल ट्रीट करना। समझ रहे हैं आप सब कि अगर दो पर्सन जॉब कर रहे हैं और एक पर्सन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कम अच्छा काम कर रहा है तो हम उनको उनके हिसाब से ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि हमारा तो वो जो काम कम कर रहा है वो तो हमारा फेवरेट है तो हम तो उसको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। नहीं, हमें जैसा जो डिज़र्व करता है उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करनी होगी। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? फर्स्ट है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं होए हुए, ओके, और इंक्रीज द सेंस ऑफ डिवोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो अच्छे से काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं। इम्प्रूव करना चाहेगा जो स्किल्ड वर्कर होगा अपनी स्किल्स को। अनस्किल्ड वर्कर स्किल वर्कर बनना चाहेगा कि अगर 10 यूनिट्स वाले को अच्छी सैलरी मिल रही है तो मेरे सिर्फ 2 यूनिट्स ही तो कम है, क्यों ना मैं 10 यूनिट वाले तक रीच करने की कोशिश करूँ। वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहेगा। अब अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या वॉलेटिंग इफेक्ट होएंगे? फर्स्ट चीज़, डिससेटिस्फैक्शन होएगी स्किल्ड वर्कर के अंदर। अब जो वर्कर जो हमारा है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको पता चलेगा कि भाई 8 यूनिट्स वाले को भी उतनी सैलरी मिल रही है जितनी मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ही प्रोड्यूस करूँ 10 यूनिट्स, जब मैं 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करके भी कम मेहनत करके भी सेम सैलरी हासिल कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स स्किल्ड क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन इन स्किल्ड वर्कर्स। आगे है स्किल्ड वर्कर लूज कॉन्फिडेंस। उसको ऐसा लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छे से काम ही नहीं करती, ये तो पार्शियलिटी करती है, ओके। डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी, वो स्किल्ड वर्कर की आई एज आई टोल्ड यू वो 10 से 8 पे आ जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी। आगे है इंक्रीज द केयरलेसनेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। जब 8 यूनिट वाले को ये लगेगा कि चाहे मैं कम काम करूँ मुझे तो जब भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो वो अपनी वो केयरलेस हो जाएगा, उसको ये होएगा। या फिर एक पर्सन है जिसको हमेशा प्रेफरेंस मिल रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस प्रेफरेंस की वजह से उसको ये होगा कि अगर मैं लीव्स भी ले लूँगा या मैं गलत काम भी कर लूँगा तब भी मैं सही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। There should be a stability in the tenure of employees so that they work for the continuous एफिशिएंसी। कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 5 मंथ्स के लिए एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करा और फिर हम उसको हटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक एम्प्लॉय को एक ही पोस्ट पे काफ़ी टाइम तक एक ही प्लेस पे रखना चाहिए। इस जैसे आपको पता हो कि अगर हम बार बार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफ़र करते रहेंगे या उनको जॉब से हटाते रहेंगे तो उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। और अगर हम उनको एक ही जगह पे अच्छे से रखेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होएगा, उनको रेप्यूटेशन, उनको लगेगा कि भाई हमारी जो जॉब है वो फिक्स है, रेप्यूटेशन कंपनी की इंक्रीज़ होएगी। स्किल्ड वर्कर्स इंक्लाइन करेंगे कि जब ऐसा पता चलेगा बाहर के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जॉब की नीड है कि इस कंपनी में तो जॉब अच्छे से मिलती है, कि यहाँ पे बार बार एम्प्लॉयज़ को हटाया नहीं जाता, उनको परमानेंट रखा जाता है, तो लोग जो हैं वो इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइन मतलब कंपनी की तरफ अपना उनका खिंचाव इंक्रीज़ होगा। लेक्स एक्सपेंसेस इन ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट अगर हम उसी जो
हमने ऑलरेडी एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है और हम उसे लॉन्ग टाइम तक उसकी पोस्ट पे रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और हमारे एक्सपेंस कम होंगे। आगे है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वॉलेटिंग इफेक्ट क्या आएंगे, एटमॉस्फेयर ऑफ डिसबिलीव की एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन से क्रिएट हो जाएगी कि हमारे को तो जॉब से हटा ही देंगे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आगे है, रेप्यूटेशन कंपनी की ख़राब होएगी, गुड वर्कर्स कंपनी छोड़कर चले जाएंगे जब उनको पता चलेगा ये जॉब पे तो ढंग से रखते नहीं है। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसिव, क्योंकि बार बार वो चेंज करते रहेंगे। आगे है इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान, कि एम्प्लॉयज़ की भी बात को सुना जाए, उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपकी क्या राय है, अगर आपको सही लगता है तो उसको फॉलो कर लो, नहीं सही लगता तो नहीं करो, बट उनको फिर भी उनको पूछो उनसे उनकी राय के बारे में। तो वो क्या कह रही है, इससे क्या होगा, इंक्रीज होएगी थिंकिंग पावर, वो किसी डिसीजन के बारे में सोचेंगे, उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। आगे है, कॉर्पोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, उनका कॉर्पोरेशन, उनका जो योगदान है वो इंक्रीज होएगा। सेंस ऑफ अटैचमेंट होएगी, उनको ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो हमें फैमिली की तरह ट्रीट करता है, वो हमारे साथ अपनापन दिखाता है, तो उनकी अटैचमेंट इंक्रीज होएगी जिससे कि वो और अच्छे से काम करेंगे। और अगर हम ऐसा इनिशिएटिव्स उनका नहीं लेंगे तो उसके वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, फर्स्ट डिक्लाइन इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ये पता है हमने तो भाई प्रोडक्शन ही करनी है 10 यूनिट्स की, वो बस उसी चीज़ में काम करेंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करी जाए, तो उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होएगी, और उनसे नहीं पूछेंगे तो डिक्लाइन होएगी। एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, ये क्रिएट होएगा डिक्लाइन इन एम्प्लॉय अटैचमेंट, एम्प्लॉयज़ की अटैचमेंट भी कम होएगी। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एस्पिरेट द क्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या है, अ मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट एमंग द सबऑर्डिनेट्स। आई को वी से रिप्लेस करना है कि हम सब साथ हैं, ओके कि मैनेजर को कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने हैं कि टीम स्पिरिट डेवलप होए। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर शुड ऑलवेज से दैट वी विल डू दिस वर्क इंस्टेंड ऑफ आई विल डू दिस। ओके स्टूडेंट्स, कि हमें सबको एस्पिरिट द क्रॉप कहती है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है, ये नहीं कि तुम अलग हो हम अलग हैं, ये फीलिंग उनके अंदर क्रिएट नहीं करनी है। आई को वी से रिप्लेस करना है। तो अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आएगा मोटिवेशन, टीम स्पिरिट इंक्रीज होएगी, मोटिवेशन, इजी अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जब सब मिलके काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव होंगे, स्वीट रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। और वॉयलेटिंग इफेक्ट में क्या आएगा, टीम स्पिरिट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होएगी जब सब अपना अपना सोचेंगे, कि अब अगर 4 पर्सन्स हैं ग्रुप के अंदर और सब अपना 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 सोच रहे हैं तो उनसे टीम स्पिरिट तो नहीं बनेगी ना। आगे है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग गोल्स को भी अचीव करने में डिफ़िकल्टी होएगी, और बिटरनेस तो आएगी ही आएगी रिलेशन में जब 4 बंदे अपना अपना सोचेंगे। आगे आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेट अ मिनट, तो इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन, कि साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ कर कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और कॉस्ट को मिनिमम रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनको हमारे जो फ्रेडरिक्स विंसलो टेलर हैं इन्होंने दिया था, जो कि क्या कहते हैं, जिनको हम FW टेलर के नाम से जानते हैं, जो कि चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे थे मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर USA में। तो इन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स दिए हैं, तो लेट्स सी देयर आर टोटल 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इट टूल किट वाला मीनिंग देखेंगे स्टूडेंट्स सारे के सारे। इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय scientifically analyzing work it should be possible to make best way, कि अगर हम किसी काम को साइंटिफिकली सोच समझ के एनालाइज करके करेंगे तो हम बेस्ट वे निकाल लेंगे उस काम को करने का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग देम
टू डू दैट दे वॉन्ट डू इन द बेस्टेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि ऐसा मेथड निकालना कि हम सामने वाले पर्सन से जो काम करवाना चाहते थे वो काम करें इन द बेस्टेस्ट वे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके फीचर्स क्या हो गए? It is a systematic approach. Scientific management is a systematic approach of management, and it ensure that all the activities are completed in the systematic and scientific manner. ठीक है, अगला है ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, कि मेंटल रिवोल्यूशन आना चाहिए उनके अंदर, मेंटली उन्हें तैयार करना है काम के लिए। बोथ पार्टीज स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन टारगेट रेदर देन चेजिंग हाई प्रॉफिट, कि मेंटली उनको रेडी करना है। ओके, आगे है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। दिस अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। ये कहती है कि अगर न्यू टेक्निक्स आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ओल्ड टेक्निक्स के ही सिर होकर रहना है, आपको एज पर द चेंज इन द टेक्निक्स आपको न्यू चीज़ों को भी अडॉप्ट करना होगा। डिस्कार्डिंग ओल्ड टेक्निक्स एंड एडॉप्शन ऑफ द न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स, जो कि एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करेगी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पहले ये जो काम होता था वो हैंड से होता था, मशीनरीज जो थी बहुत अलग स्टाइल की थी। आजकल जो काम है वो मॉडर्न मशीन से होता है और लैपटॉप्स वगैरह की नीड से होता है। तो अगर हम रिसिस्ट करेंगे कि नहीं, हमने ये जो चेंज है वो चेंज नहीं लेना है, तो इससे तो दिक्कत आएगी ना। तो चेंजेस को समझना। देन रिक्वायर स्ट्रिक्ट ओवरवेंस ऑफ रूल्स। देखते हैं इसके अंदर क्या है कि स्ट्रिक्ट ओवरवेंस होनी चाहिए रूल्स की। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट ओवरवेंस ऑफ रूल बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस। ये कहते हैं कि अगर कोई रूल्स बनाए गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाए गए हैं, बहुत एनालाइज करने के बाद बनाए गए हैं। एंड देयर इज़ अ लिटिल चेंज एंड एरर इन देन, कि हो सकता है कि उसमें एरर और वो हो, अनलेस द रूल्स आर फॉलो स्ट्रिक्टली। रूल्स को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, आगे है इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। इससे एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इम्प्रूव होएगी। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिए थे वो कौन कौन से हैं। तो गाइज दे आर टोटल 4 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, कि हमें एक ही टेक्निक जो कि पुरानी टेक्निक है उसके सिर होकर नहीं रहना है, हमने न्यू टेक्निक्स जो हैं उनको फॉलो करना है। तो दिस प्रिंसिपल सेज दिस। आगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स। उनके बीच में अपनापन होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनको अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना होगा कि हमें मिलकर काम करना है, एक साथ काम करना है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन। उनको गेन को हम अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। उनको एम्ब्रेस द चेंजेस गुड इन द कंपनी, मतलब कि अगर एक कंपनी है उसको वर्कर्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें उनको शेयर करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। Corporation, not individualism. According to this principle, all the activities done by different people should be carried by the spirit of mutual cooperation. एक पर्सन के बारे में ना सोच के सारे पर्सन्स के बारे में सोचकर काम करना होगा, इसका मतलब ये होता है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी। हर पर्सन की डेवलपमेंट करना, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी की, वो जितना डेवलप हो सकता है उस हिसाब से। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल कंसर्न विद द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विच कुड बी बिल्ड राइट इन द फ्रॉम द फोर्स ऑफ एम्प्लॉई सिलेक्शन, कि जब से एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करी गई है वहीं से उनको अच्छे से उनको ट्रेन करना, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं ये नॉर्मली फैक्ट्री के रिलेटेड होते हैं, सॉरी टेक्निक्स जो होती हैं इसकी फैक्ट्री के रिलेटेड होती हैं। तो अब इसके बाद हम इसकी टेक्निक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एफिशिएंट, इसके अंदर ये लास्ट पॉइंट देखते हैं। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस अच्छा काम करेंगे। तो ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि हमें हमारी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा। तो हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, तो जो हो सबसे पहले इसके अंदर जो टेक्निक्स आती हैं उसके अंदर फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। It refers to the technique of scientific management which make possible the full utilization of the principle of specialization.
इस जो टेक्निक के यूज से आप जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसे अचीव कर सकते हो, एक काम को अच्छे से कर सकते हो। तो टेलर कहता है कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट बोथ के अंदर चार एक्सपर्ट्स हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो प्लानिंग का काम अच्छे से करेंगे, और जो फंक्शनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के हैं वो प्रोडक्शन का काम अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपको स्पेशलाइजेशन मिले। तो दिस इज़ द टेबल। तो वो ये कह रही हैं कि दो डिपार्टमेंट हैं, एक है हमारा प्लानिंग ऑफिसर, मतलब फैक्ट्री मैनेजर दो ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, एक है प्लानिंग ऑफिसर, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफिसर। उसके अंदर भी चार हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क, और उसके इधर है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड वर्कर्स। तो गाइस जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। तो देखते हैं इनका काम क्या है, बाकी आप नाम से इनके काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रूट क्लर्क। द क्लर्क विल स्पेसिफाई द सीक्वेंस, की जो रूट है काम का वो सही होना चाहिए, कि काम के जो स्टेजेस हैं वो उससे पास करके फिनिश तक पहुंचेगा वो बिल्कुल सही होने चाहिए। डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर वो ध्यान रखेगा कि काम जो है वो अच्छे से होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है ये इंस्ट्रक्शन कार्ड देगा वर्कर्स को कि और गैंग बॉस को, ठीक है। और दीज कार्ड्स कंसेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन कैसे करनी है, मटेरियल, इन सब से जो इंस्ट्रक्शन देगा वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आगे है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो कि देखेगा कि कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में काम होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, दिस क्लर्क डिसाइड एज टू व्हेन पर्टिकुलर जॉब इज टू बी स्टार्ट, काम कब शुरू होगा कब खत्म होगा, विच टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस, कब वो काम शुरू होकर ख़त्म होएगा, उसके साथ ही कि कितनी कॉस्ट में वो काम होगा। डिसिप्लिन क्लर्क जो ऑफिसर जो है वो डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर करेगा कि डिसिप्लिन्ड मैनर में काम हो। और आगे है स्पेशलिस्ट जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे, जो कि ये 4 है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो इनका काम क्या है, सबसे पहले जो हमारा गैंग बॉस आता है उसका काम क्या है, द वर्क वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्रोल द ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड हु इज नोन एज गैंग बॉस। कि जो काम है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जो उसका हेड होएगा वो गैंग बॉस होएगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट बोथ द वर्कर्स एंड द मशीनरीज फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अगर हमारे पास 100 पर्सनस हैं तो 20-20 के 5 ग्रुप्स बना दो एंड उसमें एक उनका गैंग बॉस बना दो, जो कि सबके ऊपर नज़र रखेगा, देखेगा कि वर्कर्स काम अच्छे से कर रहे हैं, मशीनरी अच्छे से काम कर रही है, वो सारी चीज़ें देखेगा। आगे है हमारा स्पीड बॉस। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीड बॉस is to ensure that all the workers are performing their job at the required and the expected speed, कि वो स्पीड में काम करें। रिपेयर जो हमारा रिपेयर बॉस है वो रिपेयर से रिलेटेड चीज़ें देखेगा कि द फंक्शनल रिपेयर्स कीप द मशीनरीज एंड टूल्स इन द वर्किंग कंडीशन। आगे हमारा जो इंस्पेक्टर है वो हमारी जो क्वालिटी है उसको इंस्पेक्ट करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो हमारी सेकंड टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। दिस प्रोसेस सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, कि हमें स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए कि एक दिन में कितना काम करना है, कि इतना काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे इन द सेम मैनर। स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी सेट फॉर रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, की हमें स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू फिक्स टाइप, ठीक है, कि फिक्स टाइप प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसके बाद है रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, introduce the manufacturing of identical products such as there is easily interchangeable with each other, कि अगर हम स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम शूज़ बना रहे हैं और हम सारे शूज़ एक जैसे बनाएंगे तो अगर किसी को साइज़ में या किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो वो शॉप पर जाकर चेंज कर लेते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हमारे काम में, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये चीज़ का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीनरी की जो हमारे मैन है वो भी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करें, हमारी मशीनरीज भी हिसाब से काम करें। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इट रेफर्स टू दैट टेक्निक विच इज़ यूज टू पुट एन एंड ऑफ अननेसेसरी टाइप, कि यूजलेस टाइप्स के काम नहीं करने। अगर हम 15 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके अंदर से 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजलेस हैं, तो इट बेटर कि भाई उन 10 प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर दो। वो ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि शू मैन्युफैक्चर कंपनी 1 2 3 4 5 ऐसे क्वांटिटी में नंबर के शूज़ बनाती है। अगर वो 0.5 1.25 1.75 ऐसे नंबर के बनाएगी तो वो यूजलेस ही है ना उन शूज़ को वैसे बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्पेशलाइजेशन के, अफेक्टिव इकोनॉमी ऑफ द यूज़ ऑफ मशीन, कि अगर हम यूजलेस प्रोडक्शन नहीं करेंगे हमारी मशीन से तो जो मशीन्स हैं वो अच्छे टाइम लंबे टाइम के तक चलेंगी, लेबर कॉस्ट भी नीचे गिरेगी अगर हम यूजलेस प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे और कुछ ही स्पेशलाइजेशन ले लेंगे। ठीक है, आगे है इकोनॉमी इन द स्टाफ, अफेक्टिव इकोनॉमी इन द स्टाफ भी इंक्रीज होएगी। ऐसे ही यूएसए में एक कंपनी ने जो पेपर मैन्युफैक्चर्स करती थी, उन्होंने जो अपने पेपर की टाइप है 2000 से 200 करी, इसी प्रिंसिपल को वो टेक्निक को अप्लाई करके। आगे हमारी है मेथड स्टडी। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट स्टेबल वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बेस्टेस्ट वे काम को करने का क्या है, टेक्निक क्या है, प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन सर्च टेक्निक्स आर यूज्ड, हमें स्टडी करनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे, कि हमें स्टडी करके एनालाइज करके फाइंड आउट करना चाहिए कि एक काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है। आगे है मोशन स्टडी, रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ स्टडी द मूवमेंट मूवमेंट अननेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहे हैं कि एक जो मजदूर है जो ब्रिक्स को उठाता है वो 18 स्टेप्स लेता है, मतलब 18 तरीकों की एक्टिविटीज़ करता है। आफ्टर एलिमिनेटिंग जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस टू 5 हो गई हैं, और वो और एनालाइज कर 2 भी हो सकती हैं। तो वो ये कह रही है कि एक काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ पेन लाओ, कॉपी लाओ एंड स्केच कलर्स लेके आओ। आप पहले जाओगे पेन लेके आओगे, फिर मेरे पास आओगे, कॉपी लेने जाओगे, फिर मेरे को देने आओगे, फिर स्केच लेने जाओगे, फिर मेरे को देने आओगे। तो इससे बेटर है आप तीनों चीज़ें एक ही बारी में ले आओ और मेरे पास ले आओ, तो एक ही बारी में सारा काम हो जाएगा ना। तो वो यही कह रहे हैं अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम करना। आगे टाइम स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब, कि हमने टाइम सेट कर देना चाहिए कि कितना काम कितने समय में हो जाना चाहिए। टू गेट द एस्टिमेट फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर, कि हमें पता चलेगा कि हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है काम को करने के लिए। इनिशिएटिव प्लान्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस हिसाब से उनको सैलरी या इनिशिएटिव्स की देनी है। आगे है फैटिग्यू स्टडी, इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि कितना टाइम का रेस्ट चाहिए किस जॉब को करने के लिए। इसका मतलब ये है द वर्कर्स अगेन फिल विद फुल कैपेसिटी, कि उन्हें कितने टाइम के लिए रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, कि हमें वर्क कर लॉन्ग टाइम उनसे अच्छे से काम होगा। देयर मे बी सो मैनी कॉजेज ऑफ फैटिग्यू, कि उससे क्या होएगा, वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, अनसुटेबल अनहेल्पफुल रिलेशन विद द दिस, कि कितना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसको डिटरमाइन करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल 8 घंटे का आपका काम है और उसके अंदर में आपने 4 घंटे तो आप वेस्ट ही कर रहे हो, तो उस टाइम को स्टडी करो, वो ये कह रही हैं। आगे है हमारे पास डिफरेंशियल वेज रेट पीस रेट सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक वर्कर अच्छे से प्रोडक्शन करता है तो उसको अच्छे से उसके हिसाब से उसको सैलरी देनी चाहिए। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट डिफरेंट एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स टूवर्ड्स, कि वो ये कहता है कि कम चेक कर लो कि भाई इस पर्सन ने अगर 100 यूनिट्स बनाए हैं तो इसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी और उसने 10 बनाए हैं तो उसे कम मिलेगी। वो ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज 20 यूनिट्स एंड द 2 वेज रेट बी सेटेड दैट इज 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ए वर्कर ने 20 यूनिट प्रोड्यूस करे
तो उसको 5 रुपये के हिसाब से मिल गया, और बी वर्कर ने 18 यूनिट प्रोड्यूस करे तो उसको 4 रुपये के हिसाब से मिल गया, कि अगर वो 2 यूनिट और प्रोड्यूस कर लेता तो उसे 5 का रेट मिलता। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, और इससे जो उनकी सैलरी है उसके अंदर भी 28 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो इस हिसाब से हमें सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन द एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज लाना वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के टुवर्ड्स ईच अदर एंड फ्रॉम कॉम्पिटिशन एंड कॉरपोरेशन। तो मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स फॉर अ चेंज इन द माइंडसेट, हमारा जो माइंडसेट है उसके अंदर चेंज लाना इन बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स एज पर टेलर। द रेवोल्यूशन इन द माइंडसेट फॉर द रिक्वायर्ड फॉर टू प्रमोट कॉरपोरेशन एंड बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा है, उससे उनको प्रॉफिट भी मिलेगा और इंक्रीज होएगा प्रॉफिट। ठीक है, आगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारा जो रहता है वो है कंपेयर करना। ये इतना एज पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो देखते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरल प्रॉब्लम्स जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, और जो FW टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है। दोनों ही मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स की प्रैक्टिकली अप्लाई करो, उस पर फॉलो करते हैं। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों ही कहते हैं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, एंड डिसिमिलैरिटीज़ क्या है इनके अंदर, पर्सपेक्टिव क्या है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल उसकी जो टेक्निक्स वगैरह हैं कि आपको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम करना चाहिए, मूवमेंट्स को स्टडी करना चाहिए। और जो फ्यूल की हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ वो क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिवीज़न ऑफ वर्क वगैरह, या रेम्यूनरेशन वगैरह। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड, द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड a worker work under the supervision of a specialist simultaneously। जो टेलर का जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, और फ्यूल का तो स्ट्रिक्टली अप्लाई करता है। ठीक है, आगे एप्लीकेबिलिटी, स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं जो साइंटिफिक हैं, और ये हर सिचुएशन के अंदर अप्लाई हो जाते हैं। तो बेसिस क्या है, पर्सनैलिटी साइंटिफिक हैं, ये प्रोफेशनल हैं। जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं, वो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइजेशन कहते हैं काम के अंदर होनी चाहिए, जो हमारे उसके टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। और जो फ्यूल के हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के रिलेटेड हैं। एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बने हैं, और जो हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रुथ के ऊपर बने हैं। तो जो टेलर के हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करके बने हैं, और जो फ्यूल के हैं वो ट्रुथ के ऊपर बने हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इट कैन बी इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दीज डेज मैनी चेंजेस have come into the world of management. It is because of these changes that the principles of Taylor appear to be little old ones. On the other hand, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स आर ऑफ मॉडर्न कंटेंट, क्योंकि आजकल सारे के सारे काम मैनेजमेंट के हिसाब से ही होते हैं, तो जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो पुराने हो गए हैं। इवन द टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट, हम ये नहीं कह सकते कि जो टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनसिग्निफिकेंट है, बट जो हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो एज कम्पेयर ज़्यादा गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो यूनिट 2 है वो भी आज हमारा प्रिंसिपल्स वाला ख़त्म हो गया। तो अगर आपको आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना, और मैं आपको अब इसकी सुपर फास्ट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं सारे के सारे प्रिंसिपल विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और आपको अगर अकाउंटेंसी के किसी टॉपिक के ऊपर कोई चैप्टर समझना है, पार्टनरशिप या कंपनी का, या फिर कोई भी चैप्टर इकोनॉमिक्स का समझना है, तो आप मुझको कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय बाय।